हेलो। Tareem, can you hear me? Because I am unable to hear you. अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। अब आई है। गुड। कैसी हो? फिर गायब आवाज। मेरी तो मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही। ओ एम जी, क्यों नहीं आ रही भाई? हेलो हेलो हेलो। मैं आपको फिर से ज्वाइन करती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अच्छा। लीव कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ जी अब रही है? जी अब आ रही है। ओके, दैट्स ग्रेट। शुक्रन। आ रही है। ओके। शेयर कैपिटल आज का हमारा टॉपिक है। और हमने इसको देखना है शेयर कैपिटल कैसे किसे तहरीम, वट एवर नॉलेज यू हैव टिल नाउ अबाउट शेयर्स एंड रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। कंपनी के जो शेयर्स होता है और उन शेयर की प्राइस और उनकी उनकी प्राइस इनकम कैपिटल होती है। शेयर कैपिटल ऑल राइट। उन पैसा मिलता है। कैपिटल। अच्छा, सिर्फ कैपिटल समझाओ, व्हाट इज कैपिटल? जो पैसे होते हैं हमें स्टार्ट ऑफ द बिजनेस करने के लिए। वो पैसा जो ओनर ने अपनी जेब से निकाल के अपने बिजनेस पर लगाया है, उस पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है। वो जी। पैसा जो ओनर ने अपनी जेब से निकाल के लगाया है उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल अब दो तरह के होते हैं। नंबर वन, शेयर कैपिटल। दूसरा होता है डेट कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में बेसिकली जितने भी ओनर्स हैं जो अपनी जेब से पैसा निकाल के कारोबार में लगाते हैं उनको हम ओनर्स कहते हैं, शेयर होल्डर्स कहते हैं। ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से पैसा निकाल के कारोबार में लगाया, फिर चाहे वो 10 रुपए ही क्यों ना हो या 10 लाख ही क्यों ना हो, इट इज शेयर कैपिटल। दे आर ओनर्स। उनको हम मेंबर्स भी कहते हैं और उनको शेयर होल्डर्स भी कहते हैं। दूसरा है जिसको हम कहते हैं डेट फाइनेंस। डेट फाइनेंस हमने उधार ली है, वो कैपिटल नहीं होता, मगर हाँ, चूंकि जब हम कंपनी की बात कर रहे होते हैं और कैपिटल के टॉपिक के अंडर पढ़ रहे होते हैं तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि हम अगर उस लोन को, लाइबिलिटी को डेट कैपिटल कहकर भी बुला दें। कोई ऐसी बात नहीं है, बट टेक्निकली कैपिटल वो पैसा है जो ओनर की जेब से निकला निकला है और कारोबार में लगा है। तो therefore debt cannot be a capital, debt is a liability। ये दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसके जरिए कंपनी पैसे फंड, मतलब जिससे कंपनी को पैसे मिल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आज ये चैप्टर में हम सिर्फ शेयर कैपिटल के ऊपर स्टडी कर रहे होंगे कि शेयर से रिलेटेड क्या कुछ कानून हमें बताता है, कंपनीज एक्ट में क्या कुछ लिखा हुआ है, एंड इसके अलावा कोई टेक्निकलिटीज या कोई टेक्निकल टर्म्स है जो हमें समझने की जरूरत है रिलेटेड टू शेयर। So first, members. Please read the definition of members. Who are the members? अंडर द कंपनीज ये वाला पढ़ना है। जी जी।
Under the Companies Act 2006, a member of a company is a person who has agreed to become a member and whose name has been entered in the register of the members. This may occur by the subscription to the memorandum, applying for shares, representation to the company, or transfer of share to the protective member, applying as a personal representative of a deceased member or a trustee of a bankrupt. जी, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जो नहीं समझ आ रही? समझ आ गई है? समझ आ गई है। एक मेंबर कौन होते हैं? वो जो अपना पैसा लगाता है कंपनी पे बाय अप्लाइंग फॉर शेयर्स। वो प्रेजेंटेशन टू द कंपनी करते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी ट्रांसफर भी इसमें पॉसिबल है कि अगर वो किसी लम्हे चाह रहे हैं कि यार मुझे मजीद शेयर्स होल्ड नहीं करने, मैं बेचना चाह रहा हूँ, मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं अपना कैपिटल दोबारा से रिकवर करना चाह रहा हूँ, तो वो मार्केट में किसी को भी वो शेयर्स सेल ऑफ कर सकता है। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर कोई शख्स जिसके पास शेयर्स थे और वो मर गया, ठीक है, तो वो उसके शेयर्स किसको मिलेंगे? उसके शेयर्स उसके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेंगे। वो उसकी वाइफ हो सकती है, उसकी मदर हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, वो कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी और उसके साजो सामान को संभाले। ठीक है। इसके अलावा अ ट्रस्टी ऑफ अ बैंकरप्ट, यानी जो शख्स बैंकरप्ट हो जाता है उसके पीछे उसका सपोर्ट सिस्टम जो भी था, या जिस भी ट्रस्ट या कम्युनिटी से वो बिलोंग करता था, तो फिर वो शेयर्स उस ट्रस्टी या उस कमिटी के नाम हो जाएंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद बिकमिंग अ मेंबर। A member of a company is a person who has agreed to be a member and whose name has been entered in the register of members। भाई ये जबरदस्ती के सौदे नहीं है कि मैं आपके आपकी गनपट्टी पे मैं बंदूक रख के आपको बोलूं कि भाई आपको शेयर्स खरीदने ही खरीदने, आपको इन्वेस्ट करना ही करना। ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज टू बी बाय चॉइस, इट हैज टू बी योर डिसीजन, इट हैज टू बी बाय चॉइस दैट ओके आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी एंड आई वांट टू बिकम अ मेंबर। सेकंड, सब्सक्राइबर शेयर्स, पढ़िए। Subscribers to the memorandum are deemed to have agreed to become members of the company. As soon as the company is formed, their name should be entered in the register of the members. Other person may acquire shares and become members by applying and being allotted shares by presenting to a company for registration or transfer of share to them by applying as a personal representative or trustee of a deceased member, bankrupt member. ठीक है। सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, ये कौन लोग होते हैं? ये वो हैं जो अग्री कर रहे हैं टू बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, देयरफॉर ये वो मेंबर्स हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस। एक होता है नॉर्मल शेयर होल्डर, ये इनको कहा जा रहा है ये सब्सक्राइबर शेयर्स हैं। सब्सक्राइबर यानी कि ये वो लोग हैं जो सबसे पहले इनिशियली, बिल्कुल जब कंपनी पैदा हुई थी नई नई, ये तब अग्री हुए थे कि हाँ हम इस कंपनी के मेंबर्स बनना चाहते हैं, और इन्होंने तब अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी में। देयरफॉर इनका नाम जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा जाता है और उनके नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी शामिल होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सब्सक्राइबर्स। इनको हम क्या कहते हैं तहरीम? Subscribers. Subscribers. Other persons may acquire shares and become members by applying and being allotted shares, by presenting to the company for registration or transfer of shares, by applying as personal representative or trustee। ये वही तीन सिचुएशंस हैं जो ऊपर हमने फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ी कि भाई आप मेंबर बन कैसे सकते हो। नंबर वन, आप खुद शेयर्स खरीद लो। नंबर टू, किसी से आपने खरीद लिए या आपने अपने किसी को ट्रांसफर कर दिए, या फिर आप किसी शख्स के जिसका जिसका इंतकाल हो चुका है, जो एक्सीडेंट में जा चुका है, या जो किसी भी वजह से बैंकरप्ट हो चुका है, उसके आप पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव थे, ट्रस्टी थे, जिसके बिहाफ में आपको उसके शेयर्स मिल गए हैं। तो ये तीनों ही सिचुएशंस में आपने शेयर्स ले लिए और आप मेंबर बन गए। Ceasing to be a member, how can we stop being a member? So there are 8 ways in which we can stop to be a member. First, पढ़िए। If they transfer all their shares to another person and the transfer is registered, the member dies, the share of a bankrupt member registered in the name of their trustee, a member who is a minor repudiates their shares,
the trustee of a bankrupt member disclaims their share, the company forfeits or accept the surrender of shares, the company sells them in exercise of a lien, the company is dissolved and cease to exist. तो ये 8 तरीके हैं जिसके जरिए यू अ पर्सन कैन स्टॉप बीइंग अ मेंबर. विच ऑफ द पॉइंट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? ये सेकंड लास्ट वाला क्या है? द कंपनी सेल देम इन एक्सरसाइज ऑफ अ लियन. ये लियन इसका क्या क्या? होता है? व्हाट इज दिस लियन? हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर? नो. नो. ओके, यू हैव गूगल इन फ्रंट ऑफ यू. You have Google? Just Google this Yes. word quickly and check what's the literal meaning of this word. Official order to keep to allow someone to keep the property of a person who owes them money until the money has been paid back. अब इससे क्या समझ आ रहा है? क्या फील हो रहा है? कि वो जब तक पैसे आपको वापस नहीं कर देता उसके शेयर्स आप रख लें, कंपनी दे देती है. लियन का बेसिकली मतलब अगर मैं आपको आसान वर्ड्स में बताऊं तो जैसे हमने सिक्योरिटी को समझा था ना, कि हम लोन देते हैं तो बदले में कुछ गिरवी पे रखते हैं या सिक्योरिटी या चार्ज लेते हैं किसी नॉन करंट एसेट का या करंट एसेट का. तो ये बेसिकली समझे वही चीज, वही डेफिनेशन जिसमें ये कहा जा रहा है दैट अ पर्सन the right to keep possession of property belonging to another person, यानी वो प्रॉपर्टी जो किसी और की है उसको हम अपने पास रखने का हक हमारे पास है. क्यों? क्योंकि we have given a certain amount of money to that person as a loan, and जब तक वो लोन चुका नहीं देता हम उसकी प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकते हैं. So that's the right which we have by law. It's legal, it's not illegal to keep another person's property in case of the debt. So that situation is called lien. Now, अब यहाँ पर इस सिनेरियो में हमसे कहा जा रहा है व्हेन अ मेंबर सीजेस टू बी अ मेंबर, यानी कि उसके शेयर्स से रिलेटेड, शेयर्स भी तो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके शेयर्स से रिलेटेड बात हो रही है कि कंपनी सेल्स देम, कंपनी ने उनके शेयर्स या उनके राइट्स बेच दिए इन एक्सरसाइज ऑफ अ लियन, यानी उनसे कोई उधार लिया हुआ था या दिया हुआ था कि जिसके एक्सचेंज में उन्होंने शेयर्स रखे हुए थे गिरवी के तौर पे और फिर उन्होंने वो बेच दिए. तो नाउ दैट पर्सन is no longer the member of the company because his shares has been sold by the company in the exercise of a lien. बात समझ आ रही है? जी. All right. Lien बस याद रखें, lien is like keeping something in exchange for the loan. ठीक है? Okay. As a security. That's lien. That's the right to keep that stuff, keep that property. Next, the number of members. Public and private company must have a minimum of 1 member. There is no maximum number. Maximum जितने चाहे आप रख सकते हैं. Where a company has a sole member, the following rules will apply. पढ़ें. The register of a member must contain a statement that there is only one member and give their address. Quorum. The act automatically permits a quorum of 1 for general meeting. क्या बात हो रही है? The register of members must contain a statement that there is only one member and give their address. एक अगर member कोई कब ऐसी करना? कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर है तो फिर उसके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ये बकायदा पूरा स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए कि इस कंपनी का सिर्फ एक ही मेंबर है और उसका एड्रेस लिखा हुआ है. कोरम. द एक्ट ऑटोमेटिकली परमिट्स अ कोरम ऑफ 1 इन जनरल मीटिंग. भाई अजीब सी बात है कि एक कंपनी है और उसका सिर्फ एक ही मेंबर है, वो जनरल मीटिंग भी बुला रहे हैं तो किसके साथ मीटिंग करेगा? अपने आप के साथ. बट यहाँ पे एक्ट अलाउ कर रही है कि चलें ठीक है आपका कोरम मीटिंग के लिए 1 है. बट दिस इज वेरी वियर्ड, isn't it? Like a company is having just 1 member. But again, exceptions are there.
and therefore the act and laws have been developed accordingly. Next, the nature of shares and capital. Share की nature क्या है? जरा share की definition पढ़ें. A share is in the interest of the shareholders in the company measured by a sum of money for the purpose of a liability in the first place and of interest in the second, but also consisting of a series of mutual covenants entered into by all the shareholders inter se. Now, a share is the interest of a shareholder in the company measured by a sum of money for the purpose of liability in the first place and of interest in the second, but also consisting of a series of mutual covenants entered into by all the shareholders inter se. म्यूचुअल कवेनेंट्स जाहिर है जब आप कंपनी में एज अ मेंबर आ गए हो तो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ भी आपको मानना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ भी कंप्लाई करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट के साथ भी कंप्लाई करना पड़ेगा। और ये तमाम चीजों के साथ जब आप कंप्लाई कर रहे हो, इट्स लाइक अ म्यूचुअल कवेनेंट। आपने शेयर खरीद लिया तो अब आप उस कंपनी के मेंबर हो, उसकी हर चीज को आप ओन करोगे, उसके अगेंस्ट खड़े नहीं हो जाओगे। दैट इज what it's trying to say here. Next, the key points. The share must be paid for liability. The nominal value of the share fixes this liability. It is the base price of the share. Example, £1 ordinary share. It gives a proportionate entitlement to dividend, votes, and any return of capital interest. It is a form of bargain mutual covenants between shareholders which underlies such principle as majority control and minority protection. जी तेरी अब आप मुझे समझाइए एक एक करके, क्या समझ आया? The The first, share must be paid for. जी. क्या कह रहे हैं? The share must be paid for liability. Means के भाई जब आपको मेंबर बनना है, शेयर होल्डर बनना है, तो फ्री के थोड़ी बन जाओगे कि आप बोलोगे हाँ हाँ मुझे आप शेयर दे दो, मैं पेमेंट बाद में दूंगा। नहीं, आपको शेयर प्राइस अगर फॉर एग्जांपल £10 है, तो £10 में से एटलीस्ट जो कैपिटल अमाउंट है या कॉल्ड अप अमाउंट है, कॉल्ड अप पे अमाउंट करनी £5, तो ये तो आपको पे करना ही करना है हर हाल में। और जो है. बकाया £5 है वो आपकी लिए लाइबिलिटी है, वो आपको फिर पे करना है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में। तो आपको फ्री फंड का तो आप मेंबर नहीं बन सकते, आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी नॉमिनल वैल्यू। नेक्स्ट, इट गिव्स अ तो प्रोपोर्शन इंटाइटलमेंट टू डिविडेंड्स, यानी जब आप मेंबर बन गए तो आपने जितने के भी शेयर्स खरीदे हैं, आपने फर्ज करें £10 के 1000 शेयर्स खरीदे हैं, तो यू हैव £10,000 की वैल्यू के शेयर्स। तो £10,000 की वैल्यू के शेयर्स के लिए जो डिविडेंड्स आप पर जायज हैं, जो आपको मिलने चाहिए, वो आपको मिलेंगे। प्लस जो जनरल मीटिंग में नंबर ऑफ वोट्स विच यू कैन कास्ट, वो भी आपको मिलेंगे। एंड रिटर्न ऑफ एनी कैपिटल, दैट मीन्स इन केस यू वांट टू जस्ट सेल ऑफ योर शेयर्स एंड get back your capital, you can do that as well. So that is the proportionate entitlement. Entitlement, it's your right to receive. Proportionate, proportional to the capital invested. Third, it is a form of bargain between shareholders which underlies such principles as majority control and minority protection. अब बेसिकली जब आप शेयर होल्डर बन जाते हो तो आप कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड जितने भी कंपनीज एक्ट के तहत तमाम लॉज को आप फॉलो करते हैं, ये आप पे फर्ज है। इसके पीछे जो प्रिंसिपल है जो हम फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इफ अ शेयर होल्डर इज अबाइडिंग बाय ऑल ऑफ दिस, these principle must be such that it's going to protect minority and it's going to be under the control of the majority.
यहाँ पर अगर कोई चीज अनजस्ट बायस्ड यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये अब शेयर होल्डर के ऊपर है कि वो मीटिंग में आके आवाज तो उठाए कि ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल मुझे नहीं समझ आया, ये ऐसा क्यों लिखा है। लेट अस reconsider it, let us alter it, let us think about it, that is it giving protection to minority, or is it just because majorities desire to keep this as the principle? Is there any purpose behind it or not? तो ये सारी बातें जो हैं यहाँ पे बयान की हुई हैं। अगले तरफ हम मूव करते हैं। A share's nominal value is its face value. So a pound one ordinary share, for instance, has a nominal value of pound one. No share can be issued at a value below its nominal value. That's the key point. Right. किसी भी शेयर की वैल्यू उसकी नॉमिनल वैल्यू से कम नहीं हो सकती। दैट मीन्स जब वो शेयर पहली दफा इशू हुआ था तो कितने पर इशू हुआ था, उसकी नॉमिनल वैल्यू क्या थी। तो अगर पाउंड 10 थी तो पाउंड 10 से कम पे वो सेल ऑफ नहीं हो सकता। इट हैज टू बी पाउंड 10 और अबव पाउंड 10। Right. Share is a form of a personal property carrying rights and obligations. It is transferable in nature. Next, आर्टिकल्स में सारे राइट्स मौजूद हैं। शेयर होल्डर के रेजोल्यूशन या अग्रीमेंट के जरिए आप अपने क्लास ऑफ शेयर्स को चेंज कर सकते हैं। देयर आर टू क्लासेस ऑफ शेयर्स therein. What are they? Do you know? Ordinary and preferable. Exactly. One is ordinary, the other is preference. So आप अपना क्लास भी चेंज करा सकते हो if you feel like, but you need to get the resolution or agreement from the general meeting. Statement of capital given to the registrar within 1 month of allotment together with the return of allotment. Statement of capital registrar को भी जानी चाहिए within 1 month कि हमने इतना कैपिटल कॉल अप किया है, इतना कैपिटल रिसीव हो चुका है, शेयर होल्डर्स ने ये पेमेंट कर दी है, ये पेमेंट बकाया है। वॉट एवर, अ कंप्लीट स्टेटमेंट हैज टू बी created and submitted to the registrar. Next, types of capital. दो तरह के शेयर कैपिटल में the types of capital means the issued capital, allotted capital, called up capital, loan capital. Issued capital, that means आपने स्टॉक मार्केट में फर्ज करें 10 मिलियन शेयर्स इशू किए हैं 10 मिलियन पाउंड्स में। अलॉट इशू तो कर दिए, मगर जरूरी थोड़ी है कि स्टॉक मार्केट में आपके तमाम शेयर सारे पब्लिक, पूरी की पूरी पब्लिक बाय कर ले। तो इसमें से कितने लोगों ने कितना परचेज किया है, दैट इज द अलॉटेड। तो अलॉटेड हो सकता है 5 मिलियन हो। कॉल्ड अप, इतने लोगों ने इंटरेस्ट शो किए, यानी 5 मिलियन का कैपिटल आ सकता है स्टॉक मार्केट से। बट देन 5 मिलियन कैपिटल को अभी फौरी तौर पे कंपनी कह रही है अभी हमें सारे के सारे पैसे नहीं चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता करके हम लेंगे। तो कंपनी कह रही है कि अभी हमें सिर्फ 1 मिलियन चाहिए। So called up capital would be 1 million, and then हो सकता है after a quarter or after 6 months they will again ask for another 1 million, or maybe another 2 million, or maybe another 3 million, and then the shareholders will have to pay the remaining amount. बात समझ आ रही है यहाँ तक तो बोले yes. Yes, समझ आ गया। Okay, next definition पढ़िए। Called up capital, paid up share capital. Called up share capital is the amount which the company has required shareholders to pay now or in the future on the shared issues. Paid up share capital is the amount which shareholders have actually paid on the shares issued and called up. जी, तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल है जिसको हम कॉल कर रहे हैं, जिस जो अमाउंट हम इस वक्त रिसीव करना चाह रहे हैं। पेड अप शेयर कैपिटल जो शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी पे कर दिया है, और अगर कोई पेमेंट रह गई है तो वो फ्यूचर में पे कर देंगे। ठीक है। लोन कैपिटल पढ़िए। लोन कैपिटल कंप्राइजेस Loan capital comprises debentures and other long-term loans to a business. दिस इज क्लियर। मार्केट वैल्यू, शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर
पढ़े। Freely transferable. The shares of public companies are freely transferable, providing the appropriate procedures are followed and therefore may be subsequently sold by some or all of the shareholders. The sale price will not necessarily be nominal value. Rather, it will reflect the prospect of the company and therefore may be a greater or less than the nominal value. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ शेयर्स। If the constitution of a company states that no difference between shares, it is assumed that there may, however, be other types, notably preference shares. Ordinary share equity under the Companies Act 2006, if no differences between shares are expressed, then all shares are equity shares with same rights known as ordinary share. Equity is the residual interest in the asset of the company after deducting all its liabilities. It comprises issued share capital excluding any part that does not carry any right to participate beyond a specific amount in a distribution. Equity share capital is a company's issued share capital less capital which carries preferential rights. Ordinary shares are shares which entitle the holders to the remaining divisible profit and in the liquidation the assets after prior or interest, example creditors and prior charge capital have been satisfied. ठीक है, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल और ऑर्डिनरी शेयर्स तीनों की डेफिनेशंस गिवन है। ऑर्डिनरी शेयर्स हम सबको पता है क्या होते हैं। इक्विटी इट इज द शेयर कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अगेन वही वाली बात हो रही है कि शेयर कैपिटल के जरिए आपने कितना फाइनेंस रेज किया है, विच वुड बी रेफर टू एज योर इक्विटी ऑफ द कंपनी और इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ दो तरह के होते हैं शेयर कैपिटल, एक होता है ऑर्डिनरी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास प्रेफरेंस राइट्स होते हैं, यानी उनका राइट टू डिविडेंड इज मस्ट, एवरी ईयर उनको लाजमी डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक हो गई। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को हर साल डिविडेंड मिले ये जरूरी नहीं है। प्लस शेयर होल्डर के पास और कौन कौन से राइट्स है, नंबर 1 डिविडेंड रिसीव करने का, नंबर 2 रिटर्न ऑफ कैपिटल, नंबर 3 वोटिंग राइट्स एंड नंबर 4 राइट टू अपॉइंट और रिमूव अ डायरेक्टर। ये भी किया जा सकता है बिकॉज दे आर द ओनर्स। और प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास राइट्स क्या है, 1 और मोर राइट्स, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड उनको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस प्रेफरेंशियल क्लेम टू एनी कंपनी प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मिल सकता है। और प्लस वाइंड अप के वक्त सबसे पहले किसको पे ऑफ किया जाएगा, एम्प्लॉइज के बाद प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। ठीक है, नेक्स्ट। ये सब प्लेन ब्रीड है, वही एक्सप्लेनेशन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस भी आपने खुद से देखने हैं। रिडीमेबल शेयर्स किसे कहते हैं, पढ़िए। Redeemable shares are the shares issued on term that they may be bought back by a company either at a future specific date or at shareholders or company's option. क्या कह रहे हैं, redeemable shares are shares issued on terms that they may be bought back by a company either at a future specific date or at the shareholders or company's option. Redeemable, returnable, अगर हम इसको दूसरे आसान भाषा में कहें तो इट्स अ रिटर्नेबल शेयर। आप कंपनी को इसको वापस करोगे और फिर कंपनी से इसके पैसे ले लोगे, अपना कैपिटल रिकवर कर लोगे। और ये कब होगा, या तो जब आप रिडीमेबल शेयर्स आपने खरीदे थे तो उसमें एक डेट गिवन थी कि ये डेट पर मेच्योर हो जाएगा, यानी इस डेट को आपको मिल जाएंगी पेमेंट। या फिर डेट अगर नहीं लिखी हुई तो फिर उसमें कोई कंडीशन है कि जब भी शेयर होल्डर वापस आएगा और मांगेगा तो हम पे फर्ज है कि हम उसको दे दें, ये भी हो सकता है। इट वुड बी एनीथिंग। नेक्स्ट, ट्रेजरी शेयर्स पढ़िए। Treasury shares are created when a private or public limited company legitimately purchases its own shares out of cash or distributable profit. The purchased share are then
held by the company in a treasury, which means that the company can reissue them without the usual formalities. They can be sold for cash and the companies cannot exercise the voting right which attached to them. So treasury shares are created when a private or public company legitimately purchases its own shares, यानी कि वो खुद से बोलते हैं कि रिडीमेबल नहीं थे, मगर वो खुद से ऑफर करते हैं शेयर होल्डर्स को कि लाओ हमारे शेयर्स दे दो, हम खरीदना चाह रहे हैं। इसको हम ट्रेजरी शेयर्स करते हैं। इसकी दो सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स यानी कि इसकी दो इंटरप्रिटेशंस है। पहला, कोई भी कंपनी अपने शेयर बायबैक क्यों करती है, क्या रीजन हो सकता है तेरी? कोई भी कंपनी आखिरकार अपने ही शेयर्स क्यों बायबैक करेगी, किस सिचुएशन में, क्या रीजन हो सकता है? वो बाहर नहीं देना चाहती होगी लोगों को। एग्जैक्टली, दैट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स, दैट वो बाहर नहीं देना चाह रही। क्यों बाहर देने से ऐसा क्या हो जाएगा? मेंबर्स बढ़ जाएंगे मेंबर्स बढ़ जाएंगे, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो फिर उनको प्रॉफिट भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अगर मेंबर्स बढ़ Okay. जाएंगे। Now this is another reason. The first reason which you said is that कि they don't want outsiders. Outsiders के आने से मसला ये होगा कि उनकी कंपनी की जो पावर है, डिसीशन पावर, वो डाइल्यूट हो जाएगी, वो शेयर होल्डर्स के हाथ में चली जाएगी रादर देन डायरेक्टर्स। ठीक है, वो बाहर वालों के हाथ में चली जाएगी। तो कंपनी ऐसा नहीं चाहती। कंपनी पूरा कंट्रोल अपने पास चाहती है, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, 20 हैं, 25 हैं या 10 हैं, जितने भी हैं, वो ये नहीं चाहते कि बाहर वाले इंटरफेयर करें उनके मामलात में। तो वो बाहर वालों से क्या करते हैं, शेयर्स बाय बैक कर लेते हैं, और वो खुद अपने नाम पे बाय बैक कर लेते हैं डायरेक्टर्स यूजुअली, ज्यादातर। बट ये भी हो सकता है कि वो कंपनी के नाम पे बाय बैक कर ले, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि मेरी पावर किसी और के पास जाए, कंट्रोल किसी और के पास जाए। तो ये नंबर वन रीजन है टू बाय बैक। नंबर टू रीजन, तो नंबर टू रीजन कुड बी कि आपकी कंपनी जो है, वो, उसको जरूरत नहीं है कैपिटल की इस वक्त। उसको जरूरत थी, एक वक्त था कि जब उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी, उसने शेयर इशू किए। अब उसको जरूरत नहीं है, तो वो ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाह रही है कि वो अगर फर्ज करें मार्केट में उसके 10 मिलियन शेयर्स हैं, तो वो चाह रही है कि 5 मिलियन वो बाय बैक कर ले और सिर्फ 5 मिलियन उसका कैपिटल रहे। दिस कुड बी वन ऑफ द फॉलोइंग एंड द रीजन बिहाइंड इट कि वो ऐसा क्यों चाह रही है। वो इसलिए चाह रही है कि एक ए, नंबर वन, they don't need that much of share capital, they are now mashallah profitable business. Number two, it could be that they want to manage the debt equity ratio of the company, इस वजह से equity capital को कम किया जा रहा है। This could also be a reason. Third reason, treasury shares, third reason, अभी फजूल के शेयर जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, वो बायबैक करके अपने ट्रेजर को स्ट्रॉन्ग बनाना, प्लस अपनी पावर को इंटैक्ट रखना, प्लस जो आखिरी वजह है वो ये है कि शेयर्स जब हम बायबैक कर लेते हैं, तो उनको हम ट्रेजरी शेयर्स कहते हैं, उनको हम, वो हमारे लिए पैसा नहीं होता। बट येस, इन फ्यूचर लाइक अ कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर, मे बी हम उसको री इशू कर दें, हमें पैसों की जरूरत पड़ जाए, हम उसको री इशू कर। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है, बट द मेजर मेजर रीजन है कि पावर डाइल्यूट नहीं करना चाह रहे। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ क्लास राइट्स, आप वेरी कर सकते हो। you are an ordinary shareholder, you can convert to preference. If your preference, you can convert to ordinary. अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि आप यहाँ से लेकर एक वेरिएशंस ऑफ क्लास राइट ये पढ़ें।
व्हेन वेरिएशन रूल्स अप्लाई, ये पढ़ें। एंड माइनॉरिटी अपील्स टू द कोर्ट फॉर अनफेयर प्रेजुडिस, ये पढ़ें। स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल एंड इनिशियल शेयर होल्डिंग्स, बस यहाँ तक जरा रीडिंग करें, उसके बाद हम इसको डिस्कशन करें। Okay.
डन? तहरीन पढ़ लिया? Are you there? Can you hear me? Yes, ma'am. Are you done reading? जी थोड़ा सा पढ़ लिया है। सो भी रह बेसिकली हमें यही यहाँ पे पता चल रहा है कि दोनों क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स वगैरह भी सेपरेटली होंगी, प्लस इनके राइट्स भी डिफरेंट हैं। यहाँ पे उनको 1 वोटिंग राइट पर पर्सन मिलेगा। Same class to allottees or not ready members of the class unless the defined class right prohibit this. आप अगर कोई इशू करना चाह रहे हैं तो सेम क्लास के शेयर्स लॉटी को आप इशू कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। The company made a bonus issue of new ordinary and preference shares to the existing ordinary shareholders who alone were entitled under the articles to participate in bonus issue. Bonus issue किसी थर्ड पार्टी को नहीं जाएगा। The existing preference shareholders objected. They stated that reducing their proportion of the class of preference shares was a variation of class rights to which they had not consented. Decision क्या आया? This was not a variation of class rights since the existing preference shareholders had the same number of shares as before. देखो, वेरिएशन दो तरह से होती है। एक वेरिएशन है कि आपका क्लास ही चेंज हो जाए, ऑर्डिनरी से प्रेफरेंस या प्रेफरेंस से ऑर्डिनरी। दूसरी वेरिएशन हो सकती है कि आपकी प्रोपोर्शन चेंज हो जाए होल्डिंग का, यानी कि आपने जिस हिसाब से कैपिटल इन्वेस्ट किए उसमें आपकी शेयर होल्डिंग फर्ज करें 40% है। अब आपको अगर बोनस शेयर्स मिल रहे हैं और वो प्रोपोर्शन के हिसाब से नहीं मिल रहे, तो आपका प्रोपोर्शन चेंज हो सकता है। इट कैन रिड्यूस टू 30% और इट कैन इंक्रीज टू 50%. So that's a kind of variation which we would not like to happen, which we would not like to have this kind of a variation. Why? Because जो percentage holding है वो सेम रहनी चाहिए, unless कि वो शेयर होल्डर मजीद कैपिटल इन्वेस्ट करना चाह रहा है तब। बट अदर देन दैट, अगर आप राइट्स इशू दे रहे हैं, आप बोनस इशू दे रहे हैं, उसकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज वही होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव दिस केस ग्रीन हॉल वर्सेस आर्डरिंग। जरा ये पढ़ के समझाइए। The company had two classes of ordinary shares, 50 P shares and 10 P shares. Every share carried one vote. A resolution was passed to subdivide each 50 P shares into a 5 10 P shares, thus multiplying the vote of that class by 5. Decision: the right of the ordinary 10p shares had not been varied since they still had one vote per share as before. ठीक है, तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि उनके वोटिंग राइट्स चेंज नहीं हो रहे और उनका वेरिएशन भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोपोर्शन के हिसाब से परसेंटेज वही बन गई। ठीक है। To return capital to holders of preference shares to create and issue a new class of preference shares with priority over an existing class of ordinary shares. ये दोनों पॉइंट्स, या ये समझें तीसरा और चौथा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट था टू इशू शेयर्स ऑफ द सेम क्लास टू अलॉटीज हु आर नॉट ऑलरेडी मेंबर्स ऑफ द क्लास। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट था टू सबडिवाइड शेयर्स ऑफ अनदर क्लास विद द इंसिडेंटल इफेक्ट of increasing the voting strength of that other class. And third, to return capital to holders of preference shares. And fourth, to create and issue a new class of preference shares with priority over an existing class of ordinary shares. ये चार चीजें होंगी जिसके जरिए वेरिएशन हो सकती है, बट वेरिएशन करना ना करना ये अगेन कंपनी के ओनर्स के ऊपर है कि वो चाह रहे हैं कि वेरिएशन लाएं या ना लाएं। इट्स एंटायरली अप टू देम। स्पेशल सिचुएशंस। स्पेशल सिचुएशंस में क्या बात हो रही है कि क्लास राइट्स अगर आर्टिकल्स में मेंशन किए हुए हैं, कोई क्लॉज है, कोई बात है, कोई पॉलिसी है, तो फिर आपको आर्टिकल्स को फॉलो करना पड़ेगा। यू कांट डू एज यू विश।
उसके बाद क्लास राइट्स आर डिफाइंड अदरवाइज देन बाय द आर्टिकल्स एंड देयर इज नो वेरिएशन प्रोसीजर कंसेंट ऑफ 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द क्लास इज बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट। यानी कि अगर आप कुछ चेंज करना भी चाह रहे हैं तो यू हैव टू हैव द कंसेंट ऑफ द 3/4 मेजॉरिटी। इनका कंसेंट होगा तो फिर आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। माइनॉरिटी अपील्स टू द कोर्ट फॉर अनफेयर प्रेजुडिस। माइनॉरिटी जो पब्लिक है, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो बहुत माइनॉरिटी में रहते हैं, लाइक 2%, 3% शेयर्स, लेस देन 15%, एनीथिंग विच इज लेस देन 15% आर माइनॉरिटी, कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी। तो अगर उनके अगेंस्ट कुछ किया जा रहा है या आर्टिकल्स में कोई ऐसी बात आ रही है जो उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो उनके राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, या उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रेजुडिस। इस प्रेजुडिस के अगेंस्ट माइनॉरिटी कोर्ट में जाकर अपील कर सकते, बट इट शुड बी विद इन 21 days। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने बाद उनको याद आ रहा है कि अरे हमारे साथ तो ज्यादती हो गई, 6 महीने पहले एक आर्टिकल में चेंजेस की थी। नहीं, उनको विद इन 21 days अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट में। उनको ये बताना पड़ेगा कि वो है माइनॉरिटी, और उनको ये भी बताना पड़ेगा कि आखिर इस पर्टिकुलर पॉलिसी से उनका क्या नुकसान है। स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल एंड इनिशियल शेयर होल्डिंग्स ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी, बिकॉज ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में भी, कि जब कंपनी शुरू होती है तो उस वक्त इनिशियली कौन कैपिटल देता है, कौन पैसा लगाता है, कितने शेयर होल्डर्स या मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आप जब शेयर्स अलॉट करते हो तो अलॉटमेंट के लिए भी आपको कंपनीज एक्ट से इजाजत मिलती है कि ठीक है, अब आप अपने शेयर मार्केट में शेयर सेल ऑफ कर सकते हो, अलॉट कर सकते हो। उस इजाजत के बगैर वो नहीं कर सकता। पब्लिक कंपनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, जरा इसको पढ़िए और मुझे समझाइए कि क्या समझ आ रहा है। Public offer, where a member of a public subscribe for share directly to the company. Offer for sale, an offer to members of the public to apply for share based on information in prospectus. Placing, a method of raising share capital where shares are offered in a small number of large blocks to person or institution who have previously agreed to purchase a share at a predetermined price. तो पहला क्या है, पब्लिक ऑफर, यानी पब्लिक को आपने ऑफर तो किया, स्टॉक मार्केट में आपने इशू तो किए शेयर्स। सेकंड है ऑफर फॉर सेल। आपने किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कंपनी को या ग्रुप ऑफ मेंबर्स को आपने ऑफर किया कि भाई हम मजीद शेयर्स ऑफर करना चाह रहे हैं, क्या आप लेना पसंद करेंगे। तो दिस इज बाय अ सिलेक्टिव ऑफर। एंड प्लेसिंग, अ मेथड ऑफ रेजिंग शेयर कैपिटल where shares are offered in small number of large blocks। placing यानी कि आपने 1 लाख शेयर्स का ब्लॉक्स क्रिएट कर लिए और अब आप किसी को ऑफर कर रहे हो सकता है कोई बैंक है, हो सकता है कोई क्लाइंट है, हो सकता है कि कोई सप्लायर है, आप उसको ऑफर कर रहे हो मगर ब्लॉक की शक्ल में, कि ये पूरा 1 लाख का ब्लॉक आपका हुआ, ये आप ले लो। ठीक है, पेमेंट हो सकता है किसी पेमेंट के बदले किसी ट्रांजैक्शन हो रही है और उस ट्रांजैक्शन में आधी अमाउंट कैश में दी जा रही है और आधी शेयर्स की शक्ल में दी जा रही है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन जस्ट दैट द अदर पार्टी हैज टू अग्री विद इट। ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ तक। डायरेक्टर्स के पास कितनी पावर्स हैं टू अलॉट शेयर्स, पढ़ें और समझाएं। Directors of a private company with one class of share have the authority to allot share unless restricted by the articles. Director of public company or private company with more than one class of share may not allot share except to subscribers to a member in the employees share scheme without authority from the members. Any directors who allot shares without authority commits an offense under the Companies Act 2006 and may be fined. However, the allotment remains valid. इसमें कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी में अगर एक किसी के पास 1 क्लास ऑफ शेयर है तो उस डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है कि वो जो है ना
किसी को भी शेयर अलॉट कर सकती है। और पब्लिक कंपनीज, जी कह रही हूँ। तो इसमें आपके डायरेक्टर्स के पास जो पावर्स है वो यही है कि वन क्लास ऑफ शेयर हैव द अथॉरिटी टू अलॉट शेयर्स अनलेस रिस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में अगर ये चीज मेंशन नहीं है तो एक क्लास ऑफ शेयर आप किसी को भी दे सकते हैं। डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज विद मोर देन वन क्लास ऑफ शेयर मे नॉट अलॉट शेयर्स। अगर एक डायरेक्टर है जिसके पास प्रेफरेंस भी है और नली भी है तो वो मजीद शेयर्स अलॉट नहीं कर सकता विदाउट अथॉरिटी फ्रॉम द मेंबर्स, यानी कि अनलेस के दूसरे मेंबर्स अग्री ना करें तब तक ये डायरेक्टर इशू नहीं कर सकता या अलॉट नहीं कर सकता शेयर्स, एक्सेप्ट टू सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, यानी कि इनिशियल जो मेंबर्स हैं या फिर एम्प्लॉयज को शेयर स्कीम के तहत, बिकॉज आप एम्प्लॉयज को भी ऑफर करते हैं। कंपनीज जो है एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखने के लिए कंपनी के शेयर्स इशू करती है एम्प्लॉयज को, बोनस की शक्ल में, राइट्स की शक्ल में, रिवॉर्ड की शक्ल में। नाउ व्हाट इज दिस राइट्स इशू? ये प्री एम्पशन राइट्स क्या है और ये राइट्स इशू क्या है, पढ़िए। preemption rights are the rights of existing ordinary shareholders to be offered new shared issues issued by the company pro rata to their existing holding of that company into holding of that class of shares. Right issues are right given to the shareholder to subscribe for further shares in the company, usually pro rata to their existing holding in the company's share. जी, तो प्री एम्पशन राइट्स किसे कहा जा रहे हैं? जॉर्नी शेयर होल्डर्स को कह रहे हैं कि वो उनको ऑफर किया की जाए नई शेयर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मजीद नए शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं प्रो रेटा बेसिस पे। देखो अब सीन ये है कि एक शेयर होल्डर है ए, बी, सी। ए के पास 50% होल्डिंग है, बी के पास 30% है और सी के पास 20%। अब कंपनी को और पैसा चाहिए तो कंपनी के पास एक ही ऑप्शन है कि वो शेयर्स इशू करे या फिर डेट लोन ले। तो अगर वो शेयर इशू का ऑप्शन चूज करती है तो शेयर इशू इशू करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करे या तो वो न्यू शेयर होल्डर्स या न्यू पब्लिक को जाकर शेयर्स ऑफर करे। अगर तो न्यू पब्लिक को ऑफर करेंगे तो पता है क्या होगा, इनकी मेंबरशिप ओनरशिप पावर डाइल्यूट हो जाएगी। डाइल्यूट यानी कि अब चौथा बंदा भी आ जाएगा डी, तो इसके पास फिर 20% रह जाएंगे शेयर्स, इसके पास 20% और इसके पास 10%। तो डाइल्यूट हो गया ना। बी के पास 30% पावर थी, अब उसके पास सिर्फ 20% रह गई। तो ये अगर मजीद शेयर होल्डर्स ऑन बोर्ड आएंगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की पावर डाइल्यूट हो जाएगी। देयरफॉर ये जो डाइल्यूट हो जाती है ना पावर, तो शेयर होल्डर्स को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि फिर वो वोटिंग राइट्स उनके कम हो जाते हैं, जनरल मीटिंग में उनकी कोई से नहीं होती या उस बात की कोई अहमियत नहीं होती। तो वो ऐसा नहीं चाहते कि उनकी पावर कम हो। देयरफॉर कंपनी के ऊपर ये फर्ज होता है कि अगर उसको पैसे चाहिए तो ठीक है अपनी जगह, बट उसको सबसे पहले ऑफर किसको करना चाहिए? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इसको कहते हैं प्री एम्पशन राइट्स। ताकि अगर इनके पास पैसा होगा तो यही री इन्वेस्ट कर देंगे, तो इनकी शेयर होल्डिंग पावर भी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट, हाँ, जब आपने इनको ऑफर किया एबीसी को और इन्होंने मना कर दिया तब आप बाहर वाले के पास जा सकते हो, आपको इजाजत है। राइट्स इशू कैसे कह रहे हैं? इज अ राइट गिवन टू अ शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब फॉर फर्दर शेयर्स इन द कंपनी, यूजुअली प्रो रेटा टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग इन द कंपनी शेयर्स। राइट्स इशू वही वाली बात हो गई कि आपने सेम शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रहे हो, उसको राइट्स इशू कहते हैं। प्री एम्पशन राइट का मतलब है कि ये इनका हक है कि पहले इनको ऑफर किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट। Exclusion of preemption rights. A private company may, by its articles,
परमानेंटली एक्सक्लूड दीज रूल्स, यानी वो अगर आर्टिकल्स में मेंशन हो तो इस प्रीएम्पशन राइट को कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है तहरीम? आर यू विद मी? जी जी। नेक्स्ट, डिस एप्लीकेशन ऑफ प्रीएम्पशन राइट्स। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते, डिस अप्लाई करते हो, तो फिर क्या होगा? नंबर 1, Be combined with the grant to the director of authority to allot shares, or simply permit an offer of the shares to be made for cash to a non-member without first offering the shares to a member on a particular occasion. तो बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ये कंपनी ये तय कर सकती है कि हमें प्रीएम्पशन राइट्स फॉलो करने ही नहीं है, हमें अप्लाई करने ही नहीं, हम डायरेक्टली बाहर वालों को देंगे। तो उसमें डायरेक्टर के पास अथॉरिटी आ जाती है और ये लोग नॉन मेंबर्स को भी ऑफर कर सकते हैं। बोनस इशू किसे कहते हैं? A bonus issue is a capitalization of the reserve of a company by the issue of additional shares to existing shareholders in proportion to their holdings. Such shares are normally fully paid up with no cash called for from the shareholder. बोनस का मतलब है बोनस शेयर्स, यानी इस पे पेमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब ये शेयर्स इशू करेंगे तो कैसे करेंगे? इन द प्रोपोर्शन टू द होल्डिंग्स ऑफ द एग्जिस्टिंग, यानी जितनी पावर है सबके पास, पावर चेंज नहीं होनी चाहिए, उसी पावर पे रहते हुए उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से बोनस शेयर्स इशू होंगे, जिसके लिए शेयर होल्डर को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, इशूइंग शेयर्स एट अ प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट। अच्छा, अब एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं नॉमिनल वैल्यू। एक शेयर है, फर्ज करें वो £10 का, £10 इज द नॉमिनल वैल्यू। अगर आप मार्केट में ये शेयर £15 का सेल करेंगी तो £5 is extra which you are getting and which will be known as the premium amount. Whereas अगर आप मार्केट में £9 का सेल करेंगे तो वैसे तो नॉमिनल वैल्यू से कम पर सेल हम नहीं करते, बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आप कम पर कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप £1 का डिस्काउंट दे दो। ठीक हो गई कहानी? यहाँ पे क्लियर है प्रीमियम और डिस्काउंट किसे कहते हैं? तहरीम, आर यू विथ मी? आर यू फॉलोइंग? जी मुझे समझ आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टली पेड शेयर्स। पार्टली पेड शेयर्स का मतलब है कि £100 के शेयर्स थे, आपने उसमें से सिर्फ 70 रिसीव किए हैं या कॉल अप किए हैं, बाकी के 30 में भी आप नेक्स्ट क्वार्टर में कॉल अप करेंगे। सो दिस इज पार्टली पेड शेयर्स। अंडरराइटिंग फीस, a company may pay underwriting or other commission in respect of an issue of shares if so permitted by articles। अगर आर्टिकल्स में इजाजत है इस चीज की तो वो एक कमीशन या अंडरराइटिंग पे करेगा जब भी कोई शेयर बेचेगा किसी को। वो मतलब ये बेसिकली अंडरराइटिंग फीस बेसिकली एजेंट्स को मिलती है या जो शेयर्स बिकवाते हैं आपके। बोनस इशू, बोनस इशू हमें पता है, मनी इज वर्थ, the price for the shares may be paid in money or money's worth including goodwill and know-how. It need not be paid in cash and the company may agree to accept a non-cash consideration of sufficient value. अगेन यहाँ पे वही बात हो रही है कि पेमेंट या ट्रांजैक्शन की पेमेंट बाय मनी नहीं बल्कि बाय शेयर्स है, मनी इज वर्थ से। मनी इज वर्थ यानी कोई भी ऐसी चीज, इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो मनी में इजिली तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज के बारे में हमें मालूम है, पब्लिक कंपनीज के बारे में हमें मालूम है, इसमें कोई नई बात ऐसा सच नहीं है। यहाँ पे प्रीमियम को शो किया गया है जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। प्रीमियम अकाउंट, ऑब्वियसली जब आप प्रीमियम पे लोगे तो आप उसको प्रीमियम अकाउंट में शो करोगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट है। आई डोंट थिंक वी हैव स्किप्ड एनी पॉइंट विच इज न्यू, हम सब डिस्कशन में ला चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई ऐसी बात लग रही है जो लग रहा है कि नहीं ये नहीं समझ आ रही तो आप पूछ लें। वैल्यूएशन ऑफ नॉन कैश एसेट्स, यानी कि ऐसे एसेट्स
जो पैसे में तब्दील नहीं हो सकते फौरी तौर पे, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गई, कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई मशीन हो गई, उसकी वैल्यूएशन किस बेस पर निकालेंगे? उसके लिए हमें एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा और उस एक्सपर्ट को हम इंडिपेंडेंट वैल्यूअर कहते हैं। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आके बताएगा कि भाई ये एसेट की क्या वैल्यू है, क्या मालियत है, और फिर आप उस एसेट को शेयर्स के बदले में रिसीव कर सकते हैं, ले सकते हैं, मेड इन द कोर्स ऑफ टेक ओवर बिड, टेक ओवर कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। एंड फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्म भी करना होगा रजिस्ट्रार को कि ये एसेट अब आपकी कंपनी का हिस्सा है। सो दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ नॉन कैश एसेट्स। अदर देन दैट वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ इट। शेयर कैपिटल क्या होता है, क्या नहीं होता, प्रीमियम अकाउंट, डिस्काउंट, ये सब हम देख चुके हैं। यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। जरा ये क्विक क्विज कीजिए। The company fails to pay preference shareholders their dividend, they can bring a court action to compel the company to pay it. Fails to pay preference shareholders. जी जल्दी से बताइए, पहला वाला क्या लग रहा है? Is the true? सेकंड? Is the B? थर्ड? Is the B? नेक्स्ट? Um, हम्म members होते हैं. हाउ मेनी मेंबर्स शुड अ पीएलसी हैव मिनिमम? 1 2 3 4? वन पढ़ा तो शायद है ना. A share premium account can be used for bonus issues of shares or issue cost for new shares issues. True or false? तो चलिए देखते हैं आपके आंसर्स कितने सही हैं। First one is false. The company may decide not to pay any dividend or may be unable to because it does not have any distributable profits. What the preference shareholders have is the right to receive their dividends before other dividends are paid or declared. यानी कि वो कोर्ट में जाके सू नहीं कर सकते इस बेसिस पे कि भाई हमें डिविडेंड नहीं मिला इस साल। उनके पास पूरा इख्तियार है कि किसी और को भी डिविडेंड मिलने से पहले इनको डिविडेंड मिलना लाजिम है। लेकिन अगर कोई मसला है, दे आर द कंपनी इज अनेबल टू पे द डिविडेंड, कैश शॉर्ट पड़ रहा है इस साल के लिए, तो कंपनी कैन एक्सक्यूज इटसेल्फ। बट ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रेफरेंस को मना करके ऑर्डिनरी को जाकर दे दे। इस बात पे सू हो सकता है, इस बात पे कोर्ट जा सकते हैं। बट अगर वो किसी को भी नहीं दे रहे डिविडेंड और प्रेफरेंस को भी नहीं दे रहे, देन इट इज फाइन। Next is A and D are implied rights, the others have to be stated explicitly. A and D. Third is B. The shares must be offered to existing members, whether the company is public or private. Fourth is A. All companies must have a minimum of one member. And fifth is true. Both are acceptable uses for the share premium account. तो आपके माशाल्लाह से तकरीबन ज्यादातर सही है।
Which two of the following? Please note तेरीन, आप आंसर में मिस कर रहे हो, तो आंसर्स आपने देने हैं. Which two of the following are implied rights of preference shareholder? So you have to mark two, and in this case it is A and D. The right to receive a dividend. The preference shareholders have equal voting rights to ordinary shares. ठीक. कोई सवाल यहाँ तक? All right. The next chapter that we have is loan capital. और लोन कैपिटल की हम काफी चीजें पहले डिस्कशन में ला चुके हैं. लोन किसे कहते हैं हमें पता है. देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वन इज इक्विटी, वन इज डेट. इक्विटी पे हमें डिविडेंड्स देने पड़ेंगे. डेट पे हमें क्या देना पड़ेगा तहरीन? इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है. तो हमने शेयर कैपिटल के बारे में सारी बातें कर ली. अब डेट कैपिटल इज वेरी इजी. दो तरह के होते हैं. नंबर वन, लोन विद चार्जेस, सिक्योर्ड लोन, एंड द अदर वन इज अनसिक्योर्ड लोन. सिक्योर्ड लोन में चार्जेस जो होते हैं वो या तो नॉन करंट एसेट पे होता है जिसको हम फिक्स्ड चार्ज कहते हैं, और या करंट एसेट पे होता है जिसको हम फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं. ठीक है. ये हम गिरवी रखवाते हैं बेसिकली कंपनी का कोई भी एसेट. अनसिक्योर्ड, इसके पीछे कोई भी एसेट नहीं है, सिर्फ एक लोन कॉन्ट्रैक्ट है, एंड दैट्स ऑल. जैसे कि शेयर्स होते हैं उसी तरह एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं डिबेंचर्स. तो जैसे हम जो डेट है या लोन है, लाइबिलिटी है, वो हम बैंक से भी ले सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिविजुअल इन्वेस्टर से भी ले सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट से भी ले सकते हैं, यानी जो अमीर तरीन लोग हैं सोसाइटी के. आपने कभी वो सीरीज देखी है शार्क टैंक? जी. देखी है ना. तो वहां पे क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो बहुत अमीर हैं वो स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट. तो इसी तरह ये सारे ऑप्शंस हैं लोन लेने के लिए. डिबेंचर्स, जब आप पब्लिक एट लार्ज में जैसे शेयर्स इशू करते हैं स्टॉक मार्केट में, उसी तरह आप डिबेंचर्स इशू करते हैं स्टॉक मार्केट में कि कोई हमारा शेयर होल्डर नहीं बनना चाह रहा मगर हमें लोन देना चाह रहे हैं, तो वो दे सकते हैं, हमसे डिबेंचर्स खरीद ले. ठीक है, बात समझ आ रही है. और डिबेंचर फिर जाहिर है फिर उसमें एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में लोन वापस करना है, इंटरेस्ट भी मिलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. पढ़िए जरा डेफिनेशन बोरोइंग. Company have an implied power to borrow for purpose incidental to their trade or business. ये पॉइंट पढ़े. कौन सा वाला? दिस Points. A contract to repay borrowed money may in principle to be unenforceable if either it is money borrowed for an ultra vires or restrictive purposes. This is known as lender. The director exceed their borrowing powers to or have no powers to borrow. तो ये दो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं कि जहां पर एक पार्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, वो पैसे बोरो नहीं कर सकता मगर फिर भी उसने कर लिया है और लेंडर को ये पता नहीं था, तो फिर वो अनअवॉइडेबल, मतलब वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. एक्सीड द बोरोइंग पावर्स, उनके पास पावर नहीं है बोरो करने की मगर उन्होंने वायलेट की है, तो उसपे भी अनएनफोर्सेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. एंड थर्ड पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, अलबत्ता जो प्रिंसिपल है जिसने ये धोखे से लोन लिया है या दिया है उसी पे आएगा जो भी आएगा. In both cases, the lender will probably be able to enforce a contract if the contract is within the capacity of the company, but beyond the delegated powers of the directors, it may ratify the loan contract. ठीक है. यानी वही बात है कि लेंडर या जो थर्ड पार्टी है जिसको पता नहीं था, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, उसको पूरा हक है कि वो इन्फोर्स कर सकता है और उसको हर तरह से कोर्ट, लॉ, कानून सपोर्ट करेगा. ठीक है. और वो चाहे तो कंपनी में जैसे कोई डायरेक्टर है उसके पास पावर नहीं थी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की, बट वो एंटर हो चुका,
और कंपनी ने बाद में देखा तो बाद में या तो उसको रेटिफाई कर दिया, रेटिफाई यानी एक्सेप्ट किया, अप्रूव किया, या फिर रिजेक्ट कर दिया। बट इन दिस केस ताकि थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं हो, अप्रूव हो जाता है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स उस डायरेक्टर के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, उसमें पेनल्टी भी पड़ती है। पर्सनल गारंटीज भैया, जब आप लोन लेते हो देते हो ना, तो पर्सनल गारंटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एतमाद नहीं होता तो आप बोलते हो कि भाई क्या रेफरेंस है, क्या भरोसा आप मेरे को मेरे पैसे लौटाओगे नहीं लौटाओगे, भाग तो नहीं जाओगे। तो पर्सनल गारंटी में किस रेफरेंस से आए हो, बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कोई म्यूचुअल जानने वाला रिश्तेदार, कोई म्यूचुअल कोई बंदा जो आपकी गारंटी ले, आपकी क्रेडिबिलिटी की गारंटी ले, दैट इज अ पर्सनल गारंटी। जरा फटाफट पढ़ डालिए लोन कैपिटल एंड डिबेंचर। Loan capital comprises all the long-term borrowing of a company. It is distinguished from share capital by the fact that at some point borrowing must be repaid. Some share capital, on the other hand, is only returned to shareholders if the company is found. Debenture is a document stating the terms on which the company has borrowed money. There are three main types: a single debenture issued at a series and usually registered; debenture stock subscribed to by a large number of lenders. Only this form requires a debenture trust deed, although the other may often incorporate. अगेन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया है कि डिबेंचर इज जस्ट लाइक अ शेयर डॉक्यूमेंट है, सिवाय इसके कि शेयर इक्विटी कहलाया जाएगा और डिबेंचर लोन कैपिटल कहलाया जाएगा। एंड मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आप इसको इशू करोगे तो इसको इशू करने के तीन तरीके हैं। नंबर वन, एज अ सिंगल डिबेंचर, एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट। नंबर टू, डिबेंचर्स इशूड एज अ सीरीज, यानी कि 10 15 या 20 या 50 के शेयर्स मतलब सीरीज में आपको मिल रहे हैं, ओके। या फिर डिबेंचर स्टॉक पूरा का पूरा ब्लॉक में मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि शेयर का भी ब्लॉक होता है 1 लाख का, 2 लाख का, तो हो सकता है आपको डिबेंचर का भी स्टॉक पूरा 1 लाख का, 2 लाख का मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है, ये तीनों कैटेगरीज अवेलेबल हैं, अब जिसको जो परचेज करना है वो कर सकते हैं। इट्स अ रिटन एक्नॉलेजमेंट बाय द कंपनी टू पे ऑफ द डेट एंड गिव इंटरेस्ट एज वेल। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा मजीद फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग। डिबेंचर ट्रस्ट डीड किसे कहते हैं? मेन एलिमेंट्स ऑफ अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड फॉर डिबेंचर स्टॉक। द फर्स्ट पॉइंट, The point. द अपॉइंटमेंट यूजुअली ऑफ अ Of a trustee for prospective debenture stockholder. The trustee is usually a bank, insurance company, or other institution, but may be an individual. ठीक है, तो कोई ट्रस्टी हो सकते हैं बिहाइंड द डिबेंचर स्टॉक होल्डर्स, जिसमें ट्रस्टी में बैंक भी हो सकता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। नेक्स्ट, नॉमिनल अमाउंट ऑफ डिबेंचर स्टॉक इज डिफाइंड which is the maximum amount which may be raised then or later. मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट बता दिए जाते हैं डिबेंचर्स के। नेक्स्ट, जब डिबेंचर स्टॉक इज सिक्योर्ड यानी उसके ऊपर कोई एसेट चार्ज पे लगा हुआ है, द डीड क्रिएट्स अ चार्ज और चार्जेस ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। वही सारी बातें रिपीट हो रही है, नथिंग न्यू, इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे ट्रस्ट डीड की शक्ल में आया हुआ है, दैट्स ऑल। ट्रस्टी इज authorized to enforce the security. Company enters into various covenants. There may be elaborate provisions for transfer of stock and meetings of debenture stockholders. इनकी मीटिंग्स अलग से होंगी, इनके भी ट्रांसफर ऑफ स्टॉक्स होते हैं, यानी ये सेल और परचेज कर सकते हैं मार्केट में। Advantages of a debenture trustee for debenture stock. Trustee with appropriate powers can intervene promptly in case of default. Default की शक्ल में trustee फौरन intervene कर सकता है। Security अगर है तो वो जाहिर है property लेकर बेच सकते हैं। Company can contact a representative of debenture holder with whom it can negotiate. By calling a meeting of debenture holders, trustee can consult them and obtain a decision binding on them all. Debentures will be able to enjoy the benefit of a legal mortgage on the company's land. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे एडवांटेजेस हैं। इसमें से कोई पॉइंट जो नहीं समझ आ रहा हो, कोई बात?
समझ आ रही है। राइट, नेक्स्ट रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। यहाँ से जैसे पढ़ना है। आप रजिस्टर ऑफ, नहीं पढ़ेंगे, जहाँ से जैसे हम शेयर होल्डर्स के लिए रजिस्टर मेंटेन करते हैं, वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स के लिए भी रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जिसमें उनका नाम, एड्रेस, पता, फला फला सब लिखा हुआ होता है। राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स के कुछ राइट्स होते हैं। दे कैन ट्रांसफर, दे बोथ ओन ट्रांसफरेबल कंपनी सिक्योरिटीज। issue procedure is much the same. Procedure for transfer of registered shares and debentures is the same. डिबेंचर और शेयर्स में ज्यादा फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि शेयर एक इक्विटी है और उसपे डिविडेंड्स देने होते हैं, और डिबेंचर जो है वो डेट है जिसपे इंटरेस्ट देना पड़ता है। दैट्स ऑल। अदरवाइज बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, वोटिंग राइट्स भी सेम है। डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग के कोई राइट्स है ही नहीं, बिकॉज वो मेंबर्स तो है ही नहीं। डिस्काउंट पे भी ऑफर हो सकते हैं, इंटरेस्ट देना है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रिडीमिंग डिबेंचर्स, डिबेंचर्स मस्ट बी पेड बैक बिफोर शेयर होल्डर्स आर पेड। क्रेडिटर्स को पेमेंट पहले मिलती है बिफोर द शेयर होल्डर्स इन द सिचुएशन ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यहाँ तक बात क्लियर है तो बोले यस। यस, समझ आ रही है। आगे बढ़ रहे हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपने खुद से देखने हैं। चार्जेस मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, इसमें मजीद इसकी कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत मुझे फील नहीं हो रही, अनलेस यू रिक्वायर एनी मोर क्लैरिफिकेशन। क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या है? क्रिस्टलाइज हो जाना, यानी इसको अगर हम आसान भाषा में कहें, फ्रीज हो जाना। हर चीज अपनी जगह पे फ्रीज हो जाएगी, क्रिस्टलाइज हो जाएगी, कोई उसको ना सेल कर सकता है ना परचेज कर सकता है, अनलेस द लिक्विडेटर या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो आके अपनी पोजीशन ना ले ले। ठीक है, हर चीज फ्रीज हो जाती है। इन सब पॉइंट्स को गो थ्रू कर लीजिएगा, नथिंग बट रेपिटेशन ऑफ द प्रीवियस डिस्कशंस दैट वी हैव हैड। प्रायोरिटी ऑफ चार्जेस, यानी लिक्विडेशन के टाइम पे पहले किसको पैसे दिए जाएंगे? उसको जिसके पास फिक्स चार्ज है, या उसको जिसके पास फ्लोटिंग चार्ज है? बताओ। उसके पास फिक्स्ड है। जिसके पास फिक्स्ड है उसको पहले दिए जाएंगे, यहाँ पे प्रायोरिटी भी गिवन है, रैंकिंग गिवन है, पहले फिक्स चार्ज वाले को दिए जाएंगे। एंड स्पेशली इन द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन। ऑर्डर ऑफ क्रिएशन यानी डेट पे डिपेंड करता है, किस डेट पे किसको सबसे पहले लोन दिया था, किससे लिया था और किसको चार्ज मिला था। Floating charge created before a fixed charge will only take priority if, when the latter was created, the fixed chargee had notice of a clause in the floating charge that prevents a later prior charge. अच्छा, अब अगर फर्ज करो एक फ्लोटिंग चार्ज है और वो 1 जनवरी को हुआ हुआ है, ठीक है, और फिक्स चार्ज है वो 1 फरवरी को हुआ हुआ है, तो पहले किसको पेमेंट मिलेगी? ऑन द बेसिस ऑफ डेट देखना है या वैसे? ऑन द बेसिस ऑफ डेट भी देखेंगे, लेकिन देखो वैसे बाय अगर हम पावर देखें तो पावर फिक्स चार्ज की ज्यादा है, इसको हमें पे ऑफ पहले करना है। अदरवाइज अदरवाइज ये मतलब बाय डिफॉल्ट है कि फिक्स पावर ज्यादा है, फिक्स की पावर ज्यादा है, तो फिक्स को हम पे ऑफ पहले करेंगे। बट देन वी विल ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन द डेट्स। और अगर डेट वाइज हमने देखा कि फ्लोटिंग चार्ज पहले 1 जनवरी को हुआ हुआ है और फिक्स बाद में हुआ हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा कि फिक्स चार्ज के कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ऐसी बात लिखी हुई तो नहीं है कि चूंकि फ्लोटिंग पहले हो चुके हैं तो डेट वाइज हम फ्लोटिंग को पहले पे ऑफ करेंगे। अगर फिक्स्ड के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात है तो फिर आप आसानी से फ्लोटिंग को पहले पे ऑफ करोगे और बाद में फिक्स्ड को पे ऑफ करोगे। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर आपको फिक्स्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, चाहे वो बाद में ही क्यों ना बना हो। ठीक है। A fixed charge created before a floating one has priority. Two floating charges take priority according to the time of creation. अगेन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट देन आई आई होप दैट दिस इज मैनेजेबल। ये बस लर्न करना है, इसमें आज सच कुछ है नहीं। ये लास्ट वाली लाइन का मतलब क्या है? टू फ्लोटिंग चार्जेस। टू फ्लोटिंग चार्जेस यानी कि दो दो एसेट्स, दो
करंट एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्जेस एक साथ आ रहे हैं और वो 1 जनवरी को आ रहे हैं, तो पहले आपने इसको पे ऑफ करना है। ये प्रायोरिटी पहले पकड़ोगे, ठीक है। नेगेटिव प्लेज क्लॉसेस। A floating charge holder may seek to protect themselves against losing their property by including in the terms of their floating charge a prohibition against the company creating a fixed charge over the same property, sometimes called a negative pledge clause. अब भैया जिस भी पर्सन ने क्रेडिटर एक, इससे आपने 10 लाख का लोन लिया, ठीक है, 1 मिलियन होगा। ये 1 मिलियन का जो लोन आपने लिया है, इसके ऊपर आपने कंपनी ए को, क्रेडिटर ए को फ्लोटिंग चार्ज लिया है अपने किसी एसेट पे, अपने किसी करंट एसेट पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा देगा कि भैया मुझे तुम पहले पे ऑफ करोगे, प्लस ये करंट एसेट जो है ना, इसके ऊपर तुम किसी और को फिक्स चार्ज नहीं दोगे। समझ आ रही है, ये पूरा का पूरा मेरा है, इस पे तुम किसी को भी फिक्स चार्ज दे ही नहीं सकते, या फ्लोटिंग भी नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, ये पूरा मेरा है, बस खत्म। जब तक तुम लोन नहीं दे देते, चुका नहीं देते। दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्लेज क्लॉज। उसने अपनी शराइतें पहले ही लिखवा दी। If the company breaks that prohibition, the creditor to whom the fixed charge is given nonetheless obtains priority, unless at the time when their charge is created when they have actual knowledge of the prohibition. तो प्रोहिबिशन अगर होती है ब्रेक, तो जिसको फिक्स चार्ज पे दिया है उसको तो पहले पे ऑफ करना ही है, बट देन आपने जो ब्रेक किया है उसके लिए फिर आपको पेनल्टी भी पड़ेगी, वो फिर अलग कहानी चलेगी। नेक्स्ट, सेल ऑफ चार्ज्ड एसेट्स, पढ़िए। If the company sell a charge asset to third party, the following rules apply. A chargee with a fixed charge still has recourse to the property in the hand of the third party. The charge is automatically transferred with the property. Property only remain charged by floating charge if the third party had notice of it when they acquired the property. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आप किसी थर्ड पार्टी को सेल ऑफ नहीं कर सकते चार्ज एसेट, और अगर आपने सेल ऑफ किया तो उसके फिर कुछ शराइतें हैं, कुछ चीजें हैं जो रूल्स अप्लाई होंगे। If a chargee with a fixed charge still has recourse to the property in the hands of the third party, the charge is automatically transferred with the property. यानी कि अब जिसको भी आपने सेल किया है वो एसेट, उसके पास एसेट तो है, मगर फिर भी चार्ज की बदौलत जो राइट्स थे उस क्रेडिटर के पास, वो अभी भी उसके हैं। प्रॉपर्टी ओनली रिमेन्स चार्ज बाय फ्लोटिंग चार्ज इफ द थर्ड पार्टी हैड नोटिस ऑफ इट when they acquired the property। यानी थर्ड पार्टी को अगर ये बात खरीदते हुए मालूम है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज लगा हुआ है, सिक्योरिटी लगी हुई, तो फिर उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्लोटिंग चार्ज। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस 21 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को बताएं जो भी उस एसेट के साथ हो रहा है या कर रहे हैं। बाकी ये सब प्लेन रीड है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। डिवेंचर होल्डर रेमेडीज, राइट्स ऑफ अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स। जो डिवेंचर होल्डर्स हैं जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या मतलब हम उनको इग्नोर कर दें? नहीं, उनके पास सेम राइट्स हैं एज एनी अदर क्रेडिटर। दे कैन सू द कंपनी फॉर द डेट एंड सीज इट्स प्रॉपर्टी। दे कैन प्रेजेंट अ पिटिशन टू द कोर्ट, कंपल्सरी लिक्विडेशन पे लेकर जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर दे सकते हैं, ये सब उनके पास पावर है करने की। जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास पावर नहीं। अगली बात, राइट्स ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर। उस सिक्योर्ड डेटर के पास क्या राइट्स होंगे? टेक पोजेशन ऑफ द एसेट, पोजेशन ऑफ द एसेट, एसेट को कब्जा कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोल सकते हैं, ये सारे राइट्स हैं। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट है। कोई सवाल यहाँ तक, कोई बात जो ना समझ आई हो? मैं चाहूंगी
ठीक है, इसका छोटा सा क्विक क्विज है, ये जरा जल्दी करिए। पहला सवाल। So, following a correct statement about the relationship between a company ordinary share and its dependents. Select all that by statement of application. जी तहरीम, जल्दी से बताइए। फर्स्ट का ए और डी और बी। डी फॉर डी डॉगी। जी डी सेकंड। फिक्स चार्ज लैंड पे लग सकता है क्या? लैंड का तो नहीं नहीं, पड़ा था। लैंड पे नहीं लग सकता। फिर बी। डी नहीं, कैन नॉट ट्रेजरीज लैंड। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बताइए। ट्रू, सॉरी फॉल्स होगा। Disposable by the company of the charged asset. And C. False. सो पहला वाला ए सी एंड डी आर करेक्ट। बी, अ मॉर्गेज इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिक्स चार्ज। 3 का ट्रू है। 4 का ए सी डी आर ट्रू एंड 5 का फॉल्स। इट इज ए सी एंड डी नंबर 4। A, liquidation of the company. C, cessation of the company's business. And D, B नहीं था। after giving the notice by the chargee, the contract so provides. And then 2 का क्या था? B था। 2 का B है and 1 का A C D है। A और D था आपने करेक्ट बोला, C रह गया था बस। और ये भी करेक्ट आपने बोला है ना।
तो माशाल्लाह यू गेटिंग होल्ड ऑफ द क्वेश्चंस, और आपको आइडिया भी हो रहा होगा कि चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी क्या क्या चीज़ है जो आपको लर्न करनी है। उसके अलावा बाकी सब इरेलीवेंट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। तो इसलिए हम कहते हैं कि F4 और F1 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी बाल की खाल नहीं निकालनी, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतनी तैयारी करनी है कि हमारा पेपर निकल जाए अच्छे मार्क्स, राइट। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ अ कोर्स। जस्ट एक चैप्टर और रहता है हमारा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंप्लीट करेंगे एंड वी आर डन। उसके बाद आप तैयारी पे लगेंगी एंड देन टेस्ट की डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, मॉक्स की डेट अनाउंस हो जाएगी, देन यू आर गुड टू। आखिरी रह गया हमारा कैपिटल मेंटेनेंस एंड डिविडेंड। ठीक है तहरीम, कोई सवाल यहाँ तक, कोई बात जो कहना चाह रहे हो? नहीं, आई गेस मैं ना एक क्लास अगर हम MTQs के लिए रख लें, श्योर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप या अपनी हो आप सकता है ऐसा अगर मैं कर लो एक ना, दिन जैसे ही हम एक्स्ट्रा। नेक्स्ट जैसे ही हम नेक्स्ट क्लास में ये कवर अप कर लें, आप एक हफ्ता लो, तैयारी वैयारी करो, और फिर जिस भी दिन आप बोलोगे उस दिन हम आपकी एक क्वेरी क्लास रख लेंगे या एमटीक्यूज की प्रैक्टिस क्लास रख लेंगे, जो जैसे आप चाहो। ओके ओके, सही है। ठीक है, जी। जी। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। बस।